लखीमपुर खीरी सांढे की तफ्तीश जारी है। कलीदी मुलजिम आशीष मिश्रा की पुलिस तहवील आज खत्म हो रही है। जराये के मुताबिक तफ्तीशकारों को अब भी कई अहम सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। एसआईटी को इस केस से जुड़े मजीद सबूतों की तलाश है। एसआईटी आशीष मिश्रा को जाए वारदात पर ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है। इसके साथ साथ इस केस के दीगर मुलजिमीन से भी पूछताछ की जाएगी। हमारे नुमाइंदे राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, अब तक की तफ्तीश से क्या कुछ पता चला है? और ये भी कहा जा रहा है कि क्राइम सीन जो है वो रिक्रिएट करने जा रही है जांच एजेंसी। बीते 3 अक्टूबर को लखीमपुर तिकोनिया में हुई 8 लोगों की मौत के बाद हुए बवाल के चलते पुलिस ने अब इस मामले में सख्ती बढ़ा दी है, जिसके चलते जहां बीते शनिवार को इस मामले के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया गया था, तो वहीं अब उसके दोस्त अंकित दास और उसके सिक्योरिटी गार्ड लतीफ को भी गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। अंकित दास और लतीफ की पुलिस रिमांड अब से 1 घंटे बाद शुरू हो जाएगी, जिसके बाद जो इस मामले में अब तक आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनको घटनास्थल पर ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर घटना किस तरह से हुई। और तमाम ऐसे साक्ष्य और सबूत हैं जिन्हें कलेक्ट करना है और गवाहों से इन लोगों को आमने सामने बिठाकर इनसे पूछताछ करनी है। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा खुलासा हो सकता है और ये सच सामने आ सकता है कि आखिर लखीमपुर तिकोनिया में 8 लोगों की मौत का असल जिम्मेदार कौन है। तो ऐसे में पुलिस के सूत्रों की माने, एसआईटी की माने, तो उसके पास कुछ ऐसे पुख्ता साक्ष्य और सबूत हाथ लगे हैं जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि वहां पर गोली चलाई गई। पहले थार जीप से किसानों को कुचला गया, जिनमें 4 लोगों की मौत हुई, पत्रकार भी उसी में मारा गया। और जो गोली चलाई गई वो अंकित दास की सिक्योरिटी गार्ड द्वारा चलाई गई। अंकित दास खुद मौके पर मौजूद था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब तक जितने गवाह हैं उनके बयानों में एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। कोई ये कह रहा है कि आशीष मिश्रा उस वक्त घटना के वक्त मौके पर मौजूद था और कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस अब ये चाहती है कि तमाम साक्ष्य और सबूतों के आधार पर उनको कलेक्ट किया जाए, ताकि कोर्ट में एक मजबूत पैरवी कर जो भी इस मामले के दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल राजीव, कोशिश यही है कि ये जो भी सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं, अब जो है आगे की जांच में उन सवालों के भी जवाब मिल जाए। बेहद शुक्रिया राजीव आपका। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को रियासी सदर के ओहदे से मुस्तफी हुए कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके इस्तीफे के बारे में तस्वीर वाज़ेह नहीं हो सकी है। उनकी सदारत के हवाले से अब भी सस्पेंस मौजूद है। अभी तक सिद्धू के इस्तीफे के हवाले से पार्टी हाईकमान की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। इसी दौरान सिद्धू को आज दिल्ली तलब किया गया है। दिल्ली में सिद्धू रियासी कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात को सिद्धू के इस्तीफे से जोड़ा जा रहा है। कयास आराइयां हैं कि सिद्धू अपना इस्तीफा वापस ले सकते हैं और रियासी कांग्रेस की मजीद क़यादत कर सकते हैं। ताहम तस्वीर अभी मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं है। वाज़ेह हो गया है कि अगले साल पंजाब में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं और यही वजह है कि अब पंजाब कांग्रेस का तनाज़ा जल्द अज जल्द हल करने पर जोर दिया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के दौरे को किस तरह से देखा जा रहा है रवि? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू ने जब अपना इस्तीफा दिया था उसके बाद से पहली मुलाकात है और उस दौरान उनको मनाने की कोशिश आला कमान की तरफ से नहीं की गई थी। सूत्र ये बता रहे हैं कि जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू की कार्यशैली है उसको लेकर हाईकमान काफी नाराज, और यही वजह है कि आज की जो बैठक है उस बैठक में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल है उन्होंने बुलाया है बैठक के लिए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की जाएगी, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों बयान आए हैं मुख्यमंत्री चन्नी को लेकर, जो नवजोत सिंह सिद्धू ने बयान दिया था उससे पहले के जो बयान, उनके बयान को देखते हुए ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि आज की बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू को ये हिदायत भी दी जा सकती है कि वो सीएम और अपनी सरकार के खिलाफ कुछ न बोले, क्योंकि पिछले दिनों भी जो हालात बने थे पंजाब में, उस दौरान भी जब
कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस दौरान भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू ने मोर्चा खोला था। ऐसा माना जाता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के हटने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी खत्म हो गई है, लेकिन दोबारा अपनी ही सरकार के खिलाफ वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और ऐसे में उनको दिल्ली तलब किया गया है। बैठक इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी। उस इस्तीफे को लेकर अभी तक आलाकमान की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है। जी रवि, क्या वजह है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है किसी भी चीज़ पर खुश नहीं है, कैप्टन अमरिंदर सिंह से खुश नहीं थे, चन्नी से खुश नहीं है, तो आखिर क्या मांग है? क्या वो ये चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में उनको जो है सीएम का फेस बनाया जाए? देखिए, जहां तक सीएम के फेस की बात है, जब मुख्यमंत्री को बदला जा रहा था कैप्टन अमरिंदर सिंह को, उस दौरान भी ऐसा माना जाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे कि उनको प्रदेश के सूबे की कमान दी जाए, लेकिन उस दौरान उनको नहीं बनाया गया और चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री चुना गया था। तो कहीं ना कहीं एक निगाह उनकी सीएम की कुर्सी पर जरूर है, लेकिन जिस तरह से लगातार उनकी बयानबाजी है उससे हाई कमान पेशोपेश की स्थिति में है, क्योंकि लगातार जो उनके बयान है वो अपनी ही सरकार पे हमला करते हैं, अपनी ही सरकार पे सवाल खड़े करते हैं। और ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो प्रियंका गांधी को लेकर होता है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाने में जो सबसे अहम और सबसे बड़ा रोल प्रियंका गांधी का था। प्रियंका गांधी की सहमति के बाद ही नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद से लगातार अगर इस तरह की बयानबाजी होती है, अगर कार्यशैली पे सवाल खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं फजीहत हाई कमान की होती है। और यही वजह है कि उनको दिल्ली तलब किया गया है, उनसे बातचीत की जाएगी, उनको हिदायत दी जाएगी और संगठन में जो भी पोस्ट है, जो संगठन विस्तार की बात की जा रही है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल रवि, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। 2 दिन के वक्फे के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा हुआ है। इससे कबल बुध और मंगल को तेल की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ था। आज दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमत में 35 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है। कीमत में इजाफे के बाद आज दिल्ली में पेट्रोल 104 रुपये 79 पैसे फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है, जबकि डीजल की कीमत 93 रुपये 54 पैसे फी लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 110 रुपये 75 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 101 रुपये 40 पैसे फी लीटर है। दिल्ली से हमारी नुमाइंदा प्रीति इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रीति, एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है। बिल्कुल, मैं बता दूं कि एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो पिछले 2 दिनों के बाद आज फिर से बढ़ गई है, यानी कि लोगों को एक बार फिर से महंगाई जो है उसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें 2 दिन के बाद 30 से 35 पैसे के प्रति जो बढ़ गई है। पेट्रोल 30 पैसे तो वहीं जो डीजल है वो 35 पैसे के करीब जो है वो महंगा हो चुका है। और साथ ही मैं बता दूं कि कल भी पीएनजी और सीएनजी के जो रेट थे वो बढ़े थे। पीएनजी और सीएनजी के रेटों में बढ़ोतरी हुई थी, जिसके कारण लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि घर के बजट से लेके, घर के किचन के बजट से लेके गाड़ियों मतलब बाहर तक के जो बजट है वो बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि सीएनजी पीएनजी के साथ में पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। इससे जो महंगाई का जो स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ रहा है। और दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली में पेट्रोल जो है वो 100 का आंकड़ा पार कर चुका है और डीजल भी इसी के करीब 100 के करीब पहुंच चुका है। इससे लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि डेली पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। और साथ ही सीएनजी और पीएनजी के दामों में भी कल बढ़ोतरी हुई थी। 30 से 35 रुपए के करीब सीएनजी और पीएनजी के दाम भी बढ़े थे, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजलों की दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उससे ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो भी बढ़ता जा रहा है। और जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी। इस समय हम पेट्रोल पंप पे ही खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेट्रोल और डीजलों की जो दाम जो बढ़े हैं उसके कारण यहाँ पेट्रोल पंप पे भी जो गाड़ियाँ हैं उनकी भी जो संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि जिस स्पीड में दाम बढ़ रहे हैं, लोग जिस तरीके से महंगाई का सामना कर रहे हैं, तो लोगों का भी हमने जब बात करने की कोशिश की तो लोगों का भी साफ कहना था कि इस पे सरकार को कंट्रोल करने की अब जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो महंगाई बढ़ रही है, रेट पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो अब सरकार को इस पर कोई कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। जी बिल्कुल प्रीति, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।
वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। औरतों का हक कोई शक, आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव ऑफ न्यूज़ 18। हुकूक पे जब हम जाते हैं तो पहले तो अवेयरनेस एक औरतों को रहनी चाहिए कि ये हमारे हुकूक हैं, उसके बाद फिर उसके बारे में उसको कैसे हासिल करना है वो सवाल उठता है। तो मुहिम बहुत अच्छी है, बट इट हैज़ टू बिगिन एट अ डिफरेंट लेवल आई फील। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद इस साल दशहरा लद्दाख के द्रास इलाके में फौजियों के साथ मनाएंगे। सरतरीन मकामात में से एक है द्रास, जहां दर्जे हरारत 40 डिग्री से नीचे पहुंच जाता है। पहले सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद दिल्ली में दशहरा मनाया करते थे। राष्ट्रपति भवन की जानिब से बुध को जारी होने वाली एक सरकारी रिलीज में कहा गया कि सदर जमहूरिया आज और कल लद्दाख और जम्मू कश्मीर में रहेंगे। अपने दौरे के पहले दिन सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद लेह के सिंधु घाट पर सिंधु दर्शन और पूजा करेंगे। ये दरिया का किनारा अपने खूबसूरत और कुदरती मनाजिर के लिए जाना जाता है। लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नहीं निकाले जाएंगे 12 रबीउल अव्वल के जुलूस। कोरोना की हिदायत के साथ मनाई जाएगी ईद मिलादुन नबी। लखनऊ में मदहे सहाबा का तारीखी जुलूस नहीं निकाला जाएगा। छोटे पैमानों पर इजलास मुनक्किद किए जाएंगे। सिर्फ 100 लोग सीरत के जुलूस में शिरकत कर सकेंगे। मौलाना खालिद रशीद की वजाहत, सुकून और सब्र के साथ ईद मिलादुन नबी मनाएंगे। तो अहम खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, 12 रबीउल अव्वल के जुलूस नहीं निकाले जाएंगे। कोरोना हिदायत के साथ ईद मिलादुन नबी मनाई जाएगी। आपको बता दें कि लखनऊ में मदहे सहाबा का तारीखी जुलूस नहीं निकाला जाएगा। छोटे पैमानों पर इजलास मुनक्किद किए जाएंगे। सिर्फ 100 लोग सीरत के जुलूसों में शिरकत कर पाएंगे। मौलाना खालिद रशीद की हवाले से वजाहत सामने आई है। सुकून और सब्र के साथ ईद मिलादुन नबी मनाई जाएगी। तमाम पुलिस के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग हो गई है और इससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि हम लोगों को जलसे सिर्फ छोटे ही पैमाने पर करने हैं और वो भी जहाँ पर असल ज़रूरत हो वहीं पर किए जाएं और कहीं पर भी भीड़ जमा ना की जाए। और इस साल अगर हम लोग पूरी तरीके से गाइडलाइन पर एक बार फिर से अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह इस बीमारी का जल्द से जल्द तेज़ी से ख़ात्मा होगा और आइंदा साल पूरी तरीके से पूरे शान और शौकत से जलसे भी किए जाएंगे और जुलूस भी निकाला जाएगा। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, कोरोना का हवाला देते हुए ये वजाहत पेश की गई है कि जुलूस जो है नहीं निकाले जाएंगे, सादगी के साथ ईद मिलादुन नबी मनाया जाएगा। जैसे ही रबीउल अव्वल का चांद नजर आया तो लोगों को जाहिर है कि इस तरफ भी फिक्र लाहक हुई और इस पसोपेश में थे लोग कि किस अंदाज से ईद मिलादुन नबी को मनाया जाएगा। बहुत अहम मौका होता है जब मजहबी तंजीमों के लोग, बिलखुसूस वो लोग जो मजहब के ताल्लुक से ज़्यादा जज्बात रखते हैं, वो सामने आते हैं। तो यही था कि किस अंदाज से आखिर ये जुलूस निकाले जाएंगे। और मैं बता दूं आपको कि देखिए लखनऊ में एक ऐसा जुलूस होता है मदह साहबा का जिसमें लाखों की तादाद में लोग शरीक होते हैं, लेकिन वाज़ेह कर दिया गया है उलमाए किराम ने, और जहाँ से ये जुलूस बरामद होता है वहाँ से भी ये ऐलान हुआ है और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया जैसा कि मौलाना खालिद रशीद ने ऐलान किया है, तो दोनों जगह से वजाहत कर दी गई है कि ये इस मरतबा मदह साहबा का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। और साथ ही देखिए जो जिम्मेदारान हैं और जो मीटिंग में शरीक थे लोग, उन तमाम उलमा ने ये वजाहत करती है कि पूरे प्रदेश में, पूरी रियासत में जो जुलूसों का सिलसिला है वो कोरोना के पेश नज़र एहतियाती तदबीर के तौर पर मुनक़ते किया जा रहा है और जलसों का सिलसिला ताहम जारी रहेगा, लेकिन उसमें भी 100 लोगों की शिरकत जो है बस उसको 100 लोगों तक महदूद रखा जाएगा। तो देखिए ये वाज़ेह हिदायत हैं
और ये भी साथ में उलमाए किराम ने कहा है कि गुज़िश्ता 2 साल से चाहे वो रमज़ान हो, ईदैन हो, शब बारात हो या मुहर्रम का सोगवार मौका हो, तमाम ऐसे मौक़ों पर मिल्लत इस्लामिया ने सब्र सबूत का मुजाहरा किया है और अपने जिम्मेदार शहरी होने का सबूत फराहम किया है, जिसकी वजह से कोरोना में कमी आई है। तो लोग अगर मजीद एहतियात रखेंगे तो ये यकीन किया जाना चाहिए कि ये कोरोना की जो लानत है समाज से ये भी खत्म हो जाएगी और आने वाले सालों में हम ये तमाम त्योहार जो हैं ये हम सुकून और सब्र से मनाएंगे, पूरी शान और शौकत से मनाएंगे। बिल्कुल तारिक कमर, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद थाना से हानी गेट इलाके में सड़क हादसा पेश आया। एक बस बेकाबू होकर फ्लाईओवर के नीचे जा गिरी। इस हादसे में 7 अफराद बुरी तरह जख्मी हो गए हैं और एक शख्स की मौत हो गई है। मौके की तस्वीर भयानक है। एलजी कंपनी की यह बस मुलाजमीन को लेकर ग्रेटर नोएडा जा रही थी। भाटिया मोड़ पर रेलिंग तोड़ते हुए बस फ्लाईओवर के नीचे जा गिरी। आईनी शाहिदीन के मुताबिक बस ने एक बाइक सवार को टक्कर भी मारी। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। जी कंपनी में अनुबंधित बस थी। हमने अपने आरटीओ एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है कि वो गौतम बुद्ध नगर के आरटीओ से बात करके देखें कि इस बस का स्टेटस क्या है, क्या इसके पास फिटनेस परमिट वगैरह थी या नहीं थी। लेकिन एक रेपुटेटेड कंपनी के एम्प्लॉइज़ को लेकर आ रही है और उस कंपनी में अनुबंधित बस थी, तो इसलिए अभी बिना जांच के ये नहीं। नई तालीमी पॉलिसी के तहत स्कूली निसाब में बड़े पैमाने पर तब्दीली की तजवीज़ पेश की गई है। स्कूली निसाब में तरमीम करने के लिए तश्कील दी गई कमेटी की गुज़िश्ता दिनों मीटिंग हुई। इस मीटिंग में नई पॉलिसी के नुकात पर तबादला ख्याल किया गया। कस्तूरी रंगन की क़यादत वाली इस कमेटी ने नेशनल बुक ट्रस्ट के सदर गोविंद प्रसाद शर्मा भी हैं। गोविंद शर्मा का कहना है कि मौजूदा निसाब में शिकस्त का अहाता ज़्यादा किया गया है, मज़ाहमत पर कम तवज्जो दी गई है। उनका कहना है कि नए हक़ाइक़ की रोशनी में असर नौ स्कूली निसाब की किताबें लिखी जानी चाहिए। गोविंद प्रसाद के मुताबिक तरमीम शुदा किताबें ऐसी होनी चाहिए कि जिससे समाजी हमआहंगी और कौमी वक़ार को फ़रोग़ देने में मदद मिले। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्ची कोशिश हो तो कामयाबी की कहानी एक दिन जरूर पूरी होती है। मुल्क में दूध की क्रांति वाले अमूल का सफर सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल पूरे मुल्क के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव की खुशियों में शामिल है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की कामयाबी के सुनहरे तारीख से। गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन ने किसानों की हालत तो सुधारी ही, दुधारू पशुओं की सेहत पर भी ध्यान दिया। 1950 में मोबाइल वेटनरी सेवा शुरू की गई। इसके जरिए वेटनरी डॉक्टर्स को घर घर जाकर दुधारू पशुओं की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई। इससे पशुओं के इलाज पर खर्च कम हो गया और किसान निश्चिंत हो गए। नतीजा ये हुआ कि अमूल के विकास की रफ्तार बढ़ गई। आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।